फ्रेंड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का एक यूनिट है जिसका नाम है राजनीतिक दायित्व। ठीक है, आपकी एक यूनिट है जिसमें आपको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को, राजनीतिक दायित्व को अच्छे से समझना है। और आज के इस वीडियो में हम आपके इस टॉपिक को, इस यूनिट को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है, नॉइज़ के कारण ही मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन वीडियो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो राजनीतिक दायित्व क्या है, इसको सबसे पहले आप समझ लो, आखिर ये होता क्या है। अगर हम बात करें राजनीतिक दायित्व की, तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख देना है कि राजनीतिक दायित्व ये चीज़ होती है। मतलब आप स्पष्ट रूप से कोई इसकी परिभाषा नहीं दे सकते। अगर मैं नॉर्मली आपको समझाऊं तो आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दायित्व वो दायित्व होते हैं जो कि राजनीति से संबंधित होते हैं, जो कि राज्य से संबंधित एक मनुष्य, एक व्यक्ति के दायित्व होते हैं। देखो, पॉलिटिकल, अब मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिटिकल दायित्व या राजनीतिक दायित्व क्या होता है। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, राजनीतिक दायित्व का मतलब है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम समय पे वोट देने जाएं। जब भी मतदान होता है, जब भी वोटिंग की जाती है, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसमें पार्टिसिपेट लें। हमारा ये दायित्व है कि हम कानूनों का पालन करें। हमारा ये दायित्व है कि हम राज्य की जो नीतियाँ हैं उसको फॉलो करें, है ना। और हमारा ये दायित्व है कि हम आंदोलन करें, ये भी हमारा दायित्व है। हमारा ये भी दायित्व है कि हम अपने हक के लिए न्यायालय के पास जाएं। तो ये जितने भी दायित्व हैं, हमारे कार्य हैं, इन्हें आप ड्यूटी कह लो, कर्तव्य कह लो, ये सारे के सारे राजनीतिक दायित्व आते हैं, राजनीतिक दायित्व में आते हैं। तो यहाँ आपको हल्का सा समझ में आया होगा कि राजनीतिक दायित्व क्या होता है। ठीक है, वोटिंग में पार्टिसिपेट लेना, अपने हक के लिए न्यायालय में जाना, राज्य की बात को मानना, जो स्टेट है, जो सरकार, उसकी बात को मानना, यही मनुष्य के, व्यक्ति के राजनीतिक दायित्व होते हैं। ये नॉर्मल बातें थी जो मैंने आपको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बताई। अब यहाँ पर हम एक स्पष्ट रूप से बात करेंगे, एक पूरा अरेंज फॉर्म में बात करेंगे कि आखिर ये क्या है, इस ये है क्या, पूरी तरह इसकी बात हम कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। राजनीतिक दायित्व की समस्या राजनीतिक दर्शन की प्रधान समस्या मानी जाती है। दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो आपको समझ में आएगा। पूरी देखोगे तो बेनिफिट होगा आपका, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये पूरी एक यूनिट आएगी, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, सारा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। राजनीतिक दायित्व की जो समस्या है वो राजनीतिक दर्शन की एक प्रधान समस्या मानी जाती है। इसका मुख्य सरोकार इस प्रश्न से है कि व्यक्ति अपने राज्य और राज्य के कानून और आदेशों का पालन करने के लिए कब, क्यों और कितना बाध्य है। इसके साथ व्यक्ति के कुछ और दायित्व भी, कुछ और जिम्मेदारियां भी जुड़े रहते हैं, जैसे कि कर चुकाना, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतदान में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेशन इन वोटिंग, जूरी सेवा, जो न्यायालय की सेवा है वो, सैनिक सेवा इत्यादि के लिए तैयार रहना, ताकि राज्य की राजनीतिक संस्थानों को कायम किया जा सके। राजनीतिक संस्थान मतलब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका के अलग अलग जो संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है और विधायिका, ये सब राजनीतिक संस्थाएं हैं। तो देखो दोस्तों, राजनीति, जो राजनीतिक दायित्व है, इसका संबंध सिर्फ इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के, एक व्यक्ति है, उसके अपने राज्य के कानून और आदेशों का पालन उसे कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितना करना चाहिए, वो ऐसा करने के लिए कितना बाध्य है। जैसे कि चाहे कोई व्यक्ति कानून माने ना माने, तो आखिर एक व्यक्ति को अपने राज्य के, अपनी सरकार के कब, क्यों और कितना कानून मानना चाहिए, वो इसके लिए कितना बाध्य है, इसका अध्ययन हम राजनीतिक दायित्व में करते हैं। आप इसे थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके साथ व्यक्ति के कुछ और दायित्व जुड़े रहते हैं, जैसे कि टैक्स देना, समय पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतदान में जो वोटिंग है उसमें हिस्सा लेना, इसके अलावा जो जूरी सेवा है, जो न्यायालय की जो सेवा है, उसमें पार्टिसिपेशन लेना, इसके साथ ही जो सैनिक सेवा है वो प्रदान करना, हमेशा तैयार रहना इसके लिए, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर चलना। मिलकर चलने का मतलब जो भी वो आदेश वगैरह पारित करें उसका पालन करना। तो यहाँ पर आपको राजनीतिक दायित्व का थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा कि राजनीतिक दायित्व का संबंध अपने राज्य में उसे कितने कानून मानने चाहिए व्यक्ति को, कितने नहीं, इससे संबंधित है। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस वीडियो को पूरा देखते रहो। ये सब कर्तव्य भी राजनीतिक दायित्व का हिस्सा माने जाते हैं, जैसे कि कर चुकाना हो गया, मतदान देना, ये भी एक राजनीतिक दायित्व का ही एक हिस्सा माना जाता है। हालांकि मुख्य रूप से राजनीतिक दायित्व का अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने राज्य के कानूनों को, अपने राज्य की जो नीतियां हैं उसको कब, कितना और मतलब किस तरह से फॉलो करना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, ये सब का सब राजनीतिक दायित्व में आ जाता है।
राजनीति दर्शन के अंतर्गत राजनीतिक दायित्व के तार्किक और नैतिक आधार की छानबीन की जाती है। यह प्रश्न इतना जटिल है कि इसका कोई बंधा बनाया या सामान्य उत्तर नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इस पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ है और जिससे हम इसका उत्तर ढूंढने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम विस्तार से बात करेंगे राजनीतिक दायित्व की। यहाँ कहने का मतलब यही है। देखिए दोस्तों, ये जो राजनीतिक दायित्व है, आप इसे समझिए। आप खुद सोचिए, आप एक व्यक्ति हैं। आप हम सभी व्यक्ति जो हैं वो भारत के अंडर में रहते हैं। अब भारत में रहते हुए आखिर हम भारतीय सरकार के कानूनों को क्यों फॉलो करें? क्या रीज़न है? हमारे जानने का मन करेगा। और आखिर हमें भारतीय सरकार के किन किन कानूनों को, या कितना हम बाध्य हैं कानूनों को मानने के लिए? क्या सरकार कोई सा भी कानून बना दे तो हम चुपचाप मान लेंगे उसको? क्या हम आंदोलन नहीं करेंगे? करेंगे। मतलब कहने का यह है कि हमें कितने कानूनों को फॉलो करना चाहिए, किस कानूनों को फॉलो नहीं करना चाहिए, कितनी लिमिट है, कितना सरकार हमें बाध्य कर सकती है, एक व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेदारियां मिली हैं अपने राज्य के अंतर्गत, उसे किस तरह राज्य में रहना है। ये सारी की सारी चीज़ें राजनीतिक दायित्व का एक हिस्सा हैं। राजनीतिक दायित्व में ये भी चीज़ें शामिल हैं कि मतदान में व्यक्ति को हिस्सा लेना चाहिए, सैनिक सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, राज्य में टैक्स, जो सरकार है उसे टैक्स देना चाहिए समय पर। तो ये सब एक राजनीतिक दायित्व है। एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अगर वो राज्य के अंतर्गत रहता है तो उसे वोट में हिस्सा लेना चाहिए, सैनिक सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, न्यायालय में सेवा अगर कोई लेनी है उसे या देनी है तो जो भी है तो उसे करना चाहिए। इसके अलावा मतदान में हो गया कर, टैक्स चुकाना है तो उसे टैक्स भी चुकाना चाहिए। व्यक्ति के सामान्य दायित्व में, दायित्व का मतलब यही होता है, ड्यूटी समझ लो आप इसे, एक कर्तव्य है। तो यहाँ तक आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली लिखेंगे कि राजनीतिक दायित्व ये चीज़ होती है, तो ये ऐसा आप लिख नहीं सकते, ठीक है। जो मैंने आपको समझाने के फॉर्म में बताया, आप ऐसे समझाने से फॉर्म में लिख सकते हैं कि राजनीतिक जो दायित्व है उसको, वो इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति को अपने राज्य में कितने कानूनों का पालन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना वो बाध्य है, व्यक्ति कितना मजबूर है, किस हद तक अपने राज्य के कानूनों को मानने के लिए। ये सब चीज़ें राजनीतिक दायित्व का एक हिस्सा हैं और आपको ऐसे ही लिखना है वहाँ पर। डायरेक्टली आप मेंशन नहीं कर सकते कि यही होता है राजनीतिक दायित्व, क्योंकि बहुत सारी डिबेट है और उन सभी डिबेट को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको सिर्फ राजनीतिक दायित्व का एक सामान्य अर्थ समझ में आ गया है। आगे इसको विस्तृत रूप में समझेंगे तो आएगा समझ में। इजी टॉपिक नहीं है, डिफ़िकल्ट है, ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं कह सकता राजनीतिक दायित्व। आपको 2 लाइन में समझाना डिफ़िकल्ट है। यहाँ तक फिर भी उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको इस वर्ड समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगा कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है। थोड़ा सा बताऊँगा राज्य और सरकार में क्या अंतर है। देखो दोस्तों, ये जो राज्य शब्द है, इस शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में हमेशा ही किया जाएगा। यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा पंजाब, बिहार, ये राज्य है ना, हम ऐसे इन्हें राज्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस राज्य का मतलब देश होता है। बिहार, पंजाब और ये जो उत्तर प्रदेश है, ये तो राज्य है, ये स्टेट के अंदर है। ये एक भारत है तो भारत के अंदर है ये। इन्हें हम नॉर्मली राज्य कहते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप याद रखना, यहाँ पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका मतलब देश होता है, कंट्री होता है, ना कि पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसा एक अंदर की टेरिटरी किसी देश की, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर राज्य शब्द ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, और राज्य शब्द का मतलब देश होता है। मतलब पूरे भारत को हम एक राज्य कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड नेशन, सॉरी, जो यूएस है, यूएस का नाम क्या है पूरा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे स्टेट शब्द डिनोट करता है, एक यहाँ पर चीज़ें आप समझ रहे हैं। स्टेट, जो स्टेट ये शब्द है वो राज्य को, जो वो पूरे देश को डिनोट करता है पॉलिटिकल साइंस में। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप समझिए, राज्य और सरकार, इसमें क्या अंतर होता है। अब जब राज्य शब्द यूज़ किया जाता है ना कि एक व्यक्ति को राज्य की सारी बातें माननी चाहिए, तो क्या हम इसे सरकार कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, सरकार की बातें माननी चाहिए। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, समझो। सरकार हम कहते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, और दूसरे जो अधिकारी होते हैं, दूसरे जो नेता होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। मतलब ये है कि सरकार मुख्य रूप से कार्यपालिका होती है, ठीक है। जो कानून नहीं बनाती, जो कानून को लागू करवाती है कार्यपालिका, वो होती है सरकार।
जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब सरकार का एक हिस्सा है। सरकार में अदालत जो होती है, सुप्रीम कोर्ट हो गए, वो नहीं शामिल होता। सरकार में विधायिका, संसद शामिल नहीं होती। सरकार में सिर्फ कार्यपालिका ही शामिल होती है। और राज्य जब मैं बोलता हूँ तो राज्य का मतलब होता है सब कुछ। राज्य में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब कुछ शामिल है। राज्य में जो अदालत है वो भी राज्य है। तो जब मैं बोलूँ कि राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए व्यक्ति को, तो मतलब अदालत के कानून का भी पालन करना चाहिए, कार्यपालिका का भी, और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं राज्य के अंतर्गत, वो सब के सब राज्य का एक हिस्सा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ। सरकार में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही होते हैं मेन, और कुछ नहीं। तो यहाँ हल्का सा समझ में आया होगा दोनों का अंतर। तो यहाँ राज्य शब्द आपने समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप राजनीतिक दायित्व के कुछ अलग अलग पक्ष हैं, कुछ आप इसे प्रकार भी कह सकते हैं, लेकिन इन्हें आप विविध पक्ष कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के, तो इन्हें देख लेते हैं ये क्या है। राजनीतिक दायित्व की संकल्पना राजनीतिक सत्ता के प्रति व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करती है, अतः इसके साथ 3 मुख्य प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला है राजनीतिक सत्ता की पहचान, दूसरा है राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत, और तीसरा है राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र। वस्तुतः ये तीनों प्रश्न एक दूसरे के साथ निकट रूप से जुड़े हुए हैं और विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रायः इन पर एक साथ विचार किया जाता है। फिर भी ये इतने बुनियादी सवाल हैं कि इनकी विस्तृत चर्चा आवश्यक है। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो राजनीतिक दायित्व है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है राजनीतिक सत्ता के साथ। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, जो सरकार है, जो राज्य के अंतर्गत जो न्यायपालिका है, जो कानून बनाने की जो संस्था है, संसद जिसे कहते हैं हम, तो जो राजनीतिक सत्ता है, जिसके पास पूरी पावर है, कौन है वो? तो वो अदालत है, वो पार्लियामेंट है, वो कार्यपालिका है, सरकार है। तो ये जो राजनीतिक दायित्व है वो इन्हीं के साथ तो जुड़ा हुआ है, राजनीतिक सत्ता के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक व्यक्ति को इसीलिए हमें राजनीतिक सत्ता को समझना पड़ेगा, ताकि व्यक्ति के दायित्व को समझा जा सके। तो सिंपल सी बात है कि राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की जो संकल्पना है वो राजनीतिक सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके प्रति व्यक्ति का क्या दायित्व है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब इसीलिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे कि राजनीतिक सत्ता की पहचान, राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत और राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, राजनीतिक दायित्व है क्या? इसे आसान भाषा में आप यहाँ पर समझिए। सारी बातें जो आपको यहाँ बताई जा रही है, इसे आसान भाषा में समझो, तभी आगे की बात समझ में आएगी। देखो, राजनीतिक दायित्व जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है कि राजनीतिक सत्ता के प्रति व्यक्ति को कैसा दायित्व रखना है, कैसी जिम्मेदारियाँ एक व्यक्ति को दी गई हैं कि उसे अपनी राजनीतिक सत्ता के प्रति दिखानी है। जैसे कि यहाँ पर आप आसान भाषा में समझो कि एक सरकार है, ठीक है? आसान भाषा में समझ लो, सरकार है। तो सरकार के प्रति एक व्यक्ति का, एक इंसान का क्या दायित्व है, एक नागरिक का क्या दायित्व है सरकार के प्रति, कि सरकार उसके लिए हर चीज़ कर रही है, तो एक व्यक्ति को क्या करना है सरकार के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ राजनीतिक दायित्व के साथ जुड़ी हुई है। और इसी कारण से यहाँ पर 3 चीज़ें उभर कर आती हैं, 3 प्रश्न, कि क्योंकि साथ जो राजनीतिक दायित्व है वो पूरी तरह डिपेंड करता है राजनीतिक सत्ता के प्रति व्यक्ति का दायित्व कैसा है, इसलिए राजनीतिक सत्ता है क्या पहले ये पता चले। राजनीतिक सत्ता कैसे सामने आ रही है, इसके बारे में पता हो। इसके साथ ही जब पता चल जाएगा कि राजनीतिक सत्ता की पहचान अगर हो जाएगी, राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत अगर पता चल जाता है कि राजनीतिक सत्ता आई कहाँ से, और फिर अगर इसका सीमा क्षेत्र पता चल जाता है, तो इससे निर्धारित किया जा सकता है कि राजनीतिक दायित्व कहाँ तक सीमित है। तो इसे हम आगे समझ रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक बात नहीं भी समझ में आई, तब भी आप रटना पड़े तो रटो, बाकी आगे आपको समझ में आ जाएगा। भाई थ्योरी का है ये, डिफ़िकल्ट होगा समझाना आपको, लेकिन जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना आपको पूरा समझाऊँगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक सत्ता की पहचान की। अभी हमने राजनीतिक दायित्व को अच्छे से समझ लिया। अब राजनीतिक दायित्व के अलग-अलग आप एस्पेक्ट कह सकते हो, अलग-अलग पक्ष हैं। राजनीतिक दायित्व का एक पक्ष है राजनीतिक सत्ता की पहचान। अब ये क्या है, इसको समझिए। सबसे पहला प्रश्न है कि व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व किसके प्रति है? यदि हम राजनीतिक दायित्व की परिभाषा राज्य के प्रति व्यक्ति के दायित्व के रूप में देते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल हो जाता है। परंतु राज्य एक अमूर्त, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। यथार्थ जीवन में व्यक्ति का सामना सरकार या अधिकारी तंत्र से होता है। यदि इस अंतर को भुला दिया जाए तो राज्य की कोई काल्पनिक परिभाषा देकर राजनीतिक दायित्व की मनमानी व्याख्या दी जा सकती है। देखिए दोस्तों,
सिंपल सी बात है, सबसे पहली जो राजनीतिक दायित्व का जो पहला पक्ष है वो ये है, या पहला जो प्रश्न है कि जो राजनीतिक दायित्व है वो किसके प्रति है। एक व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व हो किसके प्रति है, तो अगर हम इसको निर्धारित करें तो नॉर्मली अगर हम इसे राज्य के साथ जोड़ देते हैं कि एक व्यक्ति के जो भी अधिकार, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कर्तव्य हैं वो राज्य से जुड़े हुए हैं। उसे राज्य, जो भी स्टेट है, उसके ऊपर उसी की सारी बातें माननी है। अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसका जो लिमिटेशन है उसका पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमने जोड़ दिया कि जो व्यक्ति है उसे राज्य के प्रति ही सारी भूमिका निभानी है। अब राज्य का तो राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त सत्ता है। अमूर्त सत्ता का मतलब है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते पूरी तरह, ठीक है। मतलब सरकार से भी ज़्यादा बड़ी, जैसे कि न्यायपालिका, सरकार, सभी कुछ शामिल है राज्य के अंतर्गत, तो एक अमूर्त सत्ता बन जाती है ये। और अगर हम राज्य के साथ जोड़ते हैं इसको तो क्योंकि हकीकत में तो व्यक्ति सरकार का और अधिकारी तंत्र, जिसमें सरकार सामने होती है और फिर जो अधिकारी होते हैं वो उनका वर्चस्व ज़्यादा होता है, उसे अधिकारी तंत्र कहते हैं। तो यथार्थ जीवन में अगर हम देखें हकीकत में तो राज्य तो व्यक्ति तो सरकार को ही राज्य के रूप में देखता है, जो सरकार है वही स्टेट है। सिंपल सा है। राजनीतिक दायित्व सब राजनीतिक दायित्व का जो पहला पक्ष है वो है राजनीतिक सत्ता की पहचान। अब राजनीतिक सत्ता की पहचान में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हमने राजनीतिक सत्ता की पहचान एक राज्य के रूप में कर ली कि जो राज्य है वही सब कुछ है और राज्य के ऊपर हर चीज़ छोड़ दी, तो राज्य तो अब मनमानी तरीके से कई सारे नियम बना लेगा और उनकी व्याख्या अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। तो क्या एक व्यक्ति को पूरी तरह राज्य में विश्वास करते हुए राज्य की बात को मानना चाहिए? इसके ऊपर काफ़ी विवाद है। इसके अलावा GWF हेगल जो हैं वो मानते हैं कि राज्य को विवेक की साक्षात प्रतिमा और धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा बढ़ाने वाला वो मानते हैं, और व्यक्ति को चाहते हैं वो कि व्यक्ति उसके ऊपर आत्मसमर्पण कर दे। देखो देखो दोस्तों, ये जो पहला था राजनीतिक सत्ता का पहचान, इसमें कई सारे जो विद्वान हैं वो राज्य को मान लेते हैं कि राज्य ही सब कुछ है और व्यक्ति को राज्य की बात ही माननी चाहिए, वही उसका राजनीतिक दायित्व है। लेकिन ये जो सत्ता की पहचान की गई, ये जो अथॉरिटी की पहचान की गई, इसके ये बिल्कुल सही नहीं बैठती, क्योंकि अगर हमने राज्य को ही सब कुछ मान लिया तो राज्य तो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर लेगा और व्यक्ति को चुपचाप उसकी बात माननी पड़ेगी। इसके अलावा कई सारे विद्वान भी इसको लेकर कई सारी बातें करते हैं। अगर हम कुछ विद्वानों की बात करें जैसे कि GWF हेगल, तो वो इसी के अंतर्गत सत्ता की पहचान करते हुए वो कहते हैं कि जो राज्य है वो विवेक की साक्षात प्रतिमा है, मतलब वही, उसी में सब सारा दिमाग है। जो सरकार है, जो राज्य है, उसमें सारा सब कुछ है, दिमाग उसी में है, बुद्धि उसी में है, और ईश्वर पर वो धरती पर वो ईश्वर की शोभा यात्रा है, मतलब ईश्वर का दर्जा उन्होंने दिया और उस व्यक्ति को सब कुछ मान लेना चाहिए राज्य को अपना। तो यहाँ पर आप बात को समझिए। देखो क्या हुआ कि हीगल जैसे विद्वान ने व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य को ही सब कुछ कह दिया। इन्होंने कहा राज्य ही, स्टेट ही सब कुछ, और व्यक्ति को अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए, पूरा राजनीतिक दायित्व स्टेट के ऊपर दे देना चाहिए, उसे स्टेट की सारी बातें माननी चाहिए, इसी में उसकी भलाई है, ऐसा हीगल ने कहा। अब इनकी बातों का हवाला देते हुए कई सारी फासिस्टवादी सरकारों ने अपने नागरिकों को सर्वस्व समर्पण की मांग की और उन्हें विनाश के गर्त में ढकेल दिया। देखिए, ये जो बातें थी कि राज्य को ही सब कुछ मान लो, तो ये चीज़ें बहुत गलत साबित हुई। कैसे? क्योंकि जब हिटलर सामने आया था तो हिटलर ने भी हेगल जैसे विद्वान का सहारा लिया। जो मुसोलिनी था इटली में शासक, वो भी सामने आया, वो भी तानाशाह शासक था, डिक्टेटर था। हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही डिक्टेटर थे, एक इटली का था, एक जर्मनी का था। तो दोनों ने ही क्या किया, दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। उन्होंने पहले अपने नागरिकों को अपने लिए पूरी तरह तैयार किया। उन्होंने नागरिकों से जो कहा वहाँ के नागरिकों ने वो किया, और उन्होंने अपने आप को वहाँ के नागरिकों ने पूरी तरह अपने आप को राज्य के प्रति समर्पित कर दिया। और ऐसी धारणा का जो शासक थे, उन्होंने इस धारणा का, हेगल के विचार का हवाला देते हुए नागरिकों को प्रेरित किया कि वो अपने आप को पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दें राज्य के प्रति, यही उनका राजनीतिक दायित्व है। और इसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और फासिस्ट सरकारों ने अपने नागरिकों को विनाश के गर्त में धकेल दिया, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात थी कि ये जो राजनीतिक सत्ता की पहचान है, राजनीतिक दायित्व हमें किसके प्रति रखना है, वो है सत्ता के प्रति रखना है। तो सत्ता की पहचान में कई सारी समस्याएं हैं। इसी के अलावा कई सारे विचार हैं। देखो दोस्तों, कई सारे विचार आपके सामने आएंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, एक लाइन में आप नहीं कह सकते कि यही चीज़ है। अलग अलग विद्वानों के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा।
तो आप इसे आसान करिए, समझ में आएगी सारी चीज़ें। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। टी.एच. ग्रीन एक विद्वान हैं, विचारक हैं, तो उनका क्या मानना है ये देख लेते हैं। अतः राज्य को केवल वहीं तक कानून बनाने का अधिकार है जहाँ तक वह सामान्य हित का साधक हो, और व्यक्ति भी कानून का पालन करने के लिए वहीं तक बाध्य है जहाँ तक वह सामान्य हित के अनुरूप हो। अब टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि एक राज्य के अंतर्गत, जो अभी राजनीतिक सत्ता की पहचान की गई उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि एक राज्य जो है वो इतना ही कानून बना सकता है जहाँ तक वो सभी के लिए ठीक हो। जब लगेगा कि व्यक्तियों को कि ये कानून ठीक नहीं है, तो वो उसको मतलब मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। मतलब एक लिमिट है। आप कानून बनाइए, राज्य कानून बनाएगा, लेकिन वो तभी तक उस कानून को फॉलो किया जाएगा जब तक वो ठीक है, जब तक वो कानून सबके लिए ठीक होंगे तभी तक। तो ये टी.एच. ग्रीन का विचार था। इसके अलावा अगर मार्क्सवादी विचार अगर हम देखें, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अगर हम देखें इसको लेकर, तो कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायी कहते हैं कि व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व समाज के प्रति है, राज्य के प्रति नहीं। तो सबसे पहले अब वापस से आते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा इजी करते हैं, सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही होंगी। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा है तब भी ये पूरी यूनिट रट लोगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आप करके आओगे। एक क्वेश्चन आना तय है और आएगा क्वेश्चन और आप पूरा लिख के आओगे, आपकी बहुत बड़ी हेडेक ख़त्म हो जाएगी। इतना हार्ड नहीं है। अब मैं ईज़ी करता हूँ अपनी तरफ से। ईज़ी ऐसा होगा कि मैंने आपको पहले राजनीतिक दायित्व का मतलब समझाया, सामान्य बातें हमने यहाँ पर कर ली। इसके बाद हम कर रहे थे कि राजनीतिक दायित्व के अलग-अलग प्रकार कह लो, पक्ष कह लो, अलग-अलग विविध पक्ष हैं यहाँ पर, हमने उनको देखा। इसमें हम पहले देखते हैं राजनीतिक सत्ता की पहचान, क्योंकि एक सत्ता है उसके प्रति व्यक्ति को राजनीतिक दायित्व किसके प्रति निभाना है, व्यक्ति को अपने दायित्व किसके प्रति फॉलो करने, तो पहला है वो राजनीतिक सत्ता की पहचान। तो इसीलिए हमने राजनीतिक सत्ता की पहचान की। जब हम पहचान करते हैं कि किस अथॉरिटी के प्रति एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो नाम आता है राज्य। बहुत सारे विद्वान कहते हैं राज्य के प्रति। अब राज्य को जब हमने मान लिया, सत्ता के रूप में देख लिया राज्य को, तो बहुत सारी समस्याएं भी सामने आती हैं कि राज्य तो चलो ठीक है, बट लेकिन क्या राज्य को सारी पावर दे दी जाए? क्या व्यक्ति पूरी तरह राज्य में विश्वास करने लगे? तो इससे तो गलतियां भी हो सकती हैं। इससे तो कई, जैसे कि फासिस्ट सरकारों ने लोगों की इस दायित्व का फ़ायदा उठाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया था। तो ये कई सारी गलतियां भी थी। इस पर फिर टी.एच. ग्रीन अपने विचार रखते हैं। ये कहते हैं कि राज्य को उतना ही सत्ता माना जाएगा, उतना ही सत्तापूर्ण माना जाएगा जितना वो सही कानून बनाती है तब तक उसे। मतलब जब तक सही कानून बना रही है तभी तक लोग अपने दायित्व के अंतर्गत राज्य के कानूनों को मानेंगे। अब जब लगेगा कि जो कानून बनाए गए हैं वो सामान्य हित को ध्यान में नहीं रखा गया, मतलब उसमें सबका भला नहीं है और उसमें बेकार है कुछ कानून, तो उसको लोग नहीं मानेंगे। और जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो तो कहते हैं कि जो राज्य है उसके प्रति नहीं, बल्कि समाज के प्रति व्यक्ति को अपना राजनीतिक दायित्व निभाना है, क्योंकि वो कहते हैं राज्य कुछ है नहीं है, समाज ही है सब कुछ। इसके साथ ही दोस्तों अब दूसरी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दूसरा है राजनीतिक सत्ता का। अब मान लो, देखो, हमने राजनीतिक सत्ता की पहचान कर ली कि चलो ठीक है, हम राज्य के कानूनों को मानेंगे, हम सरकार के कानूनों को मानेंगे, हम समाज के कानूनों को मानेंगे। अलग अलग विद्वानों ने कहा और हमने उनके अकॉर्डिंग बात कर ली, राजनीतिक सत्ता की पहचान की। किसी ने कहा कि राज्य के कानूनों को मानो, किसी ने कहा समाज के कानूनों को मानो या समाज के प्रति राजनीतिक दायित्व निभाओ। तो हमने इसकी बात कर ली, राजनीतिक सत्ता की पहचान हमने कर ली। अब ये जो राजनीतिक सत्ता है उसका मूल स्रोत क्या होगा, उसका ऑरिजिन किस तरह से हुआ, क्या चीज़ें होंगी, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक सत्ता कहाँ से आई जिसने व्यक्ति को राजनीतिक दायित्व से बांध दिया। दूसरे शब्दों में, जहाँ से राजनीतिक सत्ता का सृजन हुआ वहीं से राजनीतिक दायित्व की उत्पत्ति भी हुई होगी। अतः राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार पर सीमाओं और उसके साथ जुड़ी शर्तों का संकेत भी देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत के कई सारे सिद्धांत हैं। इनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कई सिद्धांत हैं, देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो, पहला जो सिद्धांत है वो है अनिवार्य बाध्यता का सिद्धांत। ये क्या है? ये फोर्स करता है, ये कहता है कि जो राज्य की शक्ति है वो सबसे ऊपर है, वो सर्वथा है, और मनुष्य उसको मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो मजबूर है कि वो राज्य की शक्ति के अंतर्गत काम करे। वो उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा वे नहीं है जिससे कि वो राजनीतिक सत्ता से दूर हो सके या राजनीतिक दायित्व वो ना निभाए। अतः वह हर तरह से आज्ञा पालन के लिए बाध्य है।
कहने का मतलब है कि मनुष्य के पास राज्य की सारी आज्ञाओं का पालन करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। देखा जाए तो इस तर्क को राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत मानना संदिग्ध है। तो देखिए, ये जो राजनीतिक दायित्व, राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत है कि कहाँ से ये राजनीतिक सत्ता सामने आई। तो एक सिद्धांत कहता है, अनिवार्य बाध्यता का सिद्धांत है, जो कहता है कि देखो, जो राज्य है ना, वो अपने आप में सबसे शक्तिशाली है। राज्य सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर है और व्यक्ति मजबूर है कि वो सरकार की बातों का पालन करे। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो पहला सिद्धांत ये हो गया। इसके अलावा एक सिद्धांत है वैधता का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ पर याद कर लेना, इन सब चीज़ों को लिख लेना पेपर में। मैं आपको ईजिली बिना रीड के अच्छे से हल्का सा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो वैधता का सिद्धांत है वो कहता है कि ये जो राजनीतिक सत्ता है वो वैध है, वो लीगल है। ये कहता है कि व्यक्ति ना न्याय की तलाश में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और सब मिलकर राज्य को गठित करते हैं। और क्योंकि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, इसलिए राज्य का जो गठन है, राज्य जो बनता है वो अपने आप बन ही जाता है राज्य। तो राज्य वैध है, राज्य कहीं गलत तरीके से नहीं बना, राज्य एक अच्छे सही प्रोसेस से बनकर आया है, इसलिए हमें उसके कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के अंतर्गत ही सभी को न्याय मिल सकता है। मान लो अगर सरकार नहीं है तो न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, ऐसा मानना है। तो न्याय राज्य के अंतर्गत ही, सरकार के अंतर्गत ही रहकर मिलता है। इसीलिए यहाँ पे वैधता का सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है वो वैध है, इसलिए उसकी बात मानो। इसके अलावा कुछ और भी विद्वान हैं जो कहते हैं वैधता के सिद्धांत के अंतर्गत कि जो राज्य है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये जो राज्य है उसकी उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति, मतलब ईश्वर ने उसकी उत्पत्ति की है, ईश्वर के थ्रू हमें उसको मानना चाहिए। तो ये जो राज्य है वो दैवी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान ने उसकी उत्पत्ति की है, इसलिए भी हमें राज्य की बात माननी चाहिए, राज्य ही हमारा भगवान है। तो ये वैधता का ये जो लेजिटिमेसी का सिद्धांत है वो यही कहता है। अब इसके अलावा सहमति का सिद्धांत, बहुत सारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो लोग थे उन्होंने आपस में सामाजिक अनुबंध, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। देखो, बहुत सारे विद्वान, जॉन लॉक हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, वो कहते हैं जब पहले सरकार नहीं थी, जब पहले कोई राज्य या सरकार नहीं हुआ करता था, तो लोग प्राकृतिक दशा में रहते थे। जो प्राकृतिक दशा थी, जो प्राकृतिक सिचुएशन थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा अराजकता था। अराजकता मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। मतलब ऐसा कि जो ताकतवर मनुष्य था वो कमज़ोर मनुष्य को सताता था, परेशान करता था, और कोई भी व्यक्ति या कोई सत्ता नहीं थी जो इन सभी चीज़ों को रोक सके। तो प्राकृतिक दशा में ये सारी चीज़ें थी, बुराइयाँ थी बहुत सारी, और फिर लोग आपस में शांति वगैरह करने के लिए राज्य का गठन करते हैं, समझौता करते हैं, और यही था सामाजिक अनुबंध, कि लोगों ने प्राकृतिक दशा का त्याग करके एक कॉन्ट्रैक्ट किया और शांति से रहने के लिए उन्होंने एक स्टेट, एक सरकार का गठन कर दिया और राज्य अस्तित्व में आ गया, और इसीलिए हमें राज्य की बात को मान लेना चाहिए। तो ये अलग अलग सिद्धांत थे, हमने इसको देख लिया। राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत, हमने अलग अलग सिद्धांत को देख लिया। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने इसकी उत्पत्ति की है राजनीतिक सत्ता की, बहुत लोग कहते हैं कि राजनीतिक जो सत्ता है वो शक्तिशाली है, इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमने खुद इंसानों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में और राज्य की उत्पत्ति की। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट की, ये जो राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र है इसको देख लेते हैं। अब ये कहाँ तक इसमें लिमिटेशंस है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं लास्ट में एक समरी की तरह भी समझाऊंगा, तो प्लीज़ पूरा देखना वीडियो को, ताकि आप सारी बातें समझ सकें। समरी इंपॉर्टेंट होगी ताकि आप समझ सकें। बाकी अभी आप टॉपिक समझिए। तो राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र है, ये क्या है इसको समझिए। सीमा क्षेत्र आप समझ रहे हैं, बाउंड्री, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, यहाँ पे समझिए। अब इसके साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र। इसके साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है कि राजनीतिक सत्ता के प्रति व्यक्ति का दायित्व कितना व्यापक है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति किन किन मामलों में और किन किन शर्तों पर राजनीतिक सत्ता के आदर्शों का पालन करने के लिए बाध्य है। क्या उसे बिना शर्त इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, कुछ शर्तों के साथ करना चाहिए, या फिर राजनीतिक सत्ता के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं है। अब राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र है क्या, इसको समझिए। राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र का मतलब सिंपल सा है कि जो राजनीतिक सत्ता है, जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, उसके प्रति एक व्यक्ति को कितनी लिमिट में राजनीतिक दायित्व निभाने चाहिए।
सीमा क्षेत्र का मतलब है कि क्या व्यक्ति को बिना कोई शर्त, बिना किसी शर्त के साथ ही आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, राज्य की सरकार जो कुछ भी कहे उसको मान लेना चाहिए आँख बंद कर के, या फिर व्यक्ति को मतलब एक लिमिट में मानना चाहिए, कितना दायित्वों को किस लिमिट में फॉलो करना चाहिए, उसी से ये संबंधित है। तो आखिर सीमा क्षेत्र क्या है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं जल्दी से। प्रस्तुत संदर्भ में राजनीतिक दायित्व के कानूनी आधार और नैतिक आधार में अंतर करना जरूरी है। अब कानूनी तौर पर राजनीतिक सत्ता सर्वोच्च है, अतः कानूनी दृष्टि से राजनीतिक दायित्व भी असीम है, अनलिमिटेड है। यदि कोई व्यक्ति या समूह राज्य के किसी आदेश या कानून से मतभेद रखता है तो उसके पास तीन विकल्प रह जाते हैं। एक विकल्प यह है कि वह ना चाहते हुए भी कानून का पालन करे, दूसरा विकल्प यह है कि वह कानून का उल्लंघन करने पर दंड भुगते, और तीसरा विकल्प यह है कि वह कानून को बदलने के लिए आंदोलन चलाए, और जब तक वह इसमें सफल नहीं हो जाता तब तक पिछले दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक दायित्व को किस लिमिटेशन में व्यक्ति को फॉलो करना है, क्या सीमा क्षेत्र है, कुछ लिमिटेशन होगी ना। देखो, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। अब सरकार ने, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें निभानी है, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। और जहाँ आपको अधिकार मिलेगा वहाँ पर आपको कर्तव्य भी कुछ निभाने पड़ते हैं। जैसे कि हम सरकार के नागरिक हैं, मतलब देश के नागरिक हैं, तो हमें बहुत सारे अधिकार हैं, हम कुछ भी करें इस देश में, कहीं भी रहें, कहीं भी बसें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कुछ चीज़ें भी फॉलो करनी है, जैसे कि हमें अपने झंडे का सम्मान करना है, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमें अपने संविधान का सम्मान करना है। तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, तो उसी तरह कुछ राजनीतिक दायित्व हैं हमारे। अब ये जो राजनीतिक दायित्व होते हैं, इसके दो आधार हैं मेनली। एक आधार है नैतिक आधार जुड़ा है, और एक है कानूनी आधार। अगर हम कानूनी आधार को देखें तो कानूनी तौर पर, अब मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया, तो अपने आप में देखा जाए तो जो कानून राज्य बनाता है वो अपने आप में सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है, उसको कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई दिक्कत है, कोई मतभेद है कानून के साथ, तो तीन विकल्प बचते हैं एक व्यक्ति के पास कि क्या वो कानून को माने या ना माने। तो एक विकल्प ये है कि वो ना चाहते हुए भी, अगर उसे मन नहीं करा, लेकिन तब भी अगर वो कानून को मान लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मान सकता है कानून को, ठीक है, भले उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास तीन विकल्प है। तीन विकल्प में से पहला विकल्प ये है कि वो कानून को पूरी तरह मान ले, ना चाहते हुए भी। दूसरा विकल्प है कि वो कानून का उल्लंघन कर दे और दंड भुगते, जो पनिशमेंट मिलेगी, जो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर वो दंड भुगते। और तीसरा विकल्प है कि कानून का विरोध करे, वो आंदोलन चलाए। लेकिन हाँ, जब तक आंदोलन सफल नहीं हो जाता तब तक उसे दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना होता है। तो ये राजनीतिक दायित्व का एक सीमा क्षेत्र था कानूनी रूप से। कानूनी आपने समझ लिया, नैतिक समझ लेते हैं, मोरल। मोरल में कानूनी चीज़ें गायब होती हैं, मोरल आप समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट करना मोरल है, बड़ों के पैर छूना, ये मोरल चीज़ें हैं, नैतिक भावनाएं। दूसरी ओर नैतिक दृष्टि से राजनीतिक दायित्व व्यक्ति के अनेक दायित्वों में से एक है। व्यक्ति का नैतिक दायित्व राज्य तक ही सीमित नहीं होता, अपने परिवार, धर्म, व्यवसाय और अपनी अंतरात्मा या मानव मात्र के प्रति भी व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में इन दायित्वों में द्वंद्व, मतलब कुछ मतभेद पैदा हो जाए, तो व्यक्ति अपने विवेक से यह निर्णय कर सकता है कि कौन सा नैतिक दायित्व दूसरे दायित्वों से बढ़कर है, अतः वह उसका निर्वाह करने को तैयार हो सकता है। देखो, नैतिक दायित्व बिल्कुल ईजी है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि व्यक्ति किस तरह से अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करें। जैसे कि परिवार से संबंधित कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर व्यक्ति नैतिक भावना अच्छी है तो व्यक्ति उन अपने परिवार से संबंधित सारी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करता है। उसकी कुछ नैतिक भावना है। मनुष्य, एक मनुष्य के प्रति वो मनुष्य दया दिखाकर कुछ अपने दायित्व पूरे कर सकता है। मतलब नैतिक भावना में सिंपल है कि एक व्यक्ति अपने दिमाग लगाकर, उसे जो भी ठीक लगता है वो उन जिम्मेदारियों को निभाता है, और जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ दया दिखानी है, वहाँ दया दिखाकर जिम्मेदारियों को निभाता है वो। अब यहाँ पे मेनली कानूनी दायित्व ही मेन था, क्योंकि राजनीति से कानूनी चीज़ ही जुड़ी होती है, नैतिक चीज़ें राजनीति से जुड़ी नहीं रहती। लेकिन फिर भी यहाँ पे नैतिक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब नैतिक रूप से व्यक्ति को लगता है कि कानून सही नहीं है तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, या उसका उल्लंघन करके दंड भुगत सकता है। तो यहाँ पे एक समरी कर लेते हैं, क्या चीज़ें कैसी थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दायित्व क्या था, राजनीतिक दायित्व क्या है, इससे समझना है हमें कैसे, हमने हल्की-हल्की बातें की थी। हमने अलग-अलग, एक तरह से अलग-अलग प्रकार देख लिए राजनीतिक दायित्व के, अलग-अलग पक्ष, प्रकार कहना गलत होगा, अलग-अलग पक्ष, एस्पेक्ट देखे हमने
कि राजनीतिक दायित्व किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक दायित्व को पूरी तरह निभाने के लिए हमें सबसे पहले राजनीतिक दायित्व की पहचान करनी थी। पहचान में हमने देखा कि राजनीतिक दायित्व की जो पहचान थी उसमें हमने राजनीतिक सत्ता की पहचान की, कि आखिर देखो एक व्यक्ति को जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो राज्य की सत्ता के प्रति निभानी है या समाज की सत्ता के प्रति निभानी है। तो हमने पहले राजनीतिक सत्ता की पहचान की कि आखिर वो अथॉरिटी कौन है जिसके प्रति हम सारे नियम फॉलो करेंगे। हम किसके नियम फॉलो करें? समाज के, राज्य के। तो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग विचार दिया, इसको हमने पढ़ लिया और जो कुछ पढ़ा हमें वो सब लिख कर आना है। यही बिल्कुल 100% सही है। इसके बाद जो राजनीतिक सत्ता हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बात हम मान रहे हैं, आखिर वो कहाँ से आई? वो आई कैसे सामने? मूल स्रोत कहाँ क्या है उसका? तो हमने इसको देखा। अलग-अलग सिद्धांत थे, कुछ कहते हैं कि भाई राज्य जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, उसी की बात को फॉलो करो, कोई और दूसरा चारा ही नहीं है। राज्य की बात को अगर आप इनकार कर दोगे तो राज्य तो आपको गिरफ्तार कर लेगा। दूसरा कहता है नहीं, क्योंकि न्याय आपको राज्य के अंतर्गत ही मिल सकता है, इसलिए वैधता है, राज्य वैध है, राज्य लीगल है, लेजिटिमेट है, उसकी बात मानो। जो राज्य है, जो स्टेट है, उसको देवी उत्पत्ति है वो, मतलब भगवान ने बनाया है, मानो उसकी बात। उसको आप लोगों ने सहमति करके आपस में लोगों ने उसको बनाया है, उसकी बात मानो, ये वैधता का सिद्धांत था। इसके बाद राजनीतिक दायित्वों का सीमा क्षेत्र। ठीक है, हमने राजनीतिक सत्ता की पहचान कर ली कि हमें सरकार के प्रति, राज्य के प्रति, समाज के प्रति कुछ दायित्व फॉलो करने हैं, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि क्योंकि राज्य के दायित्व को हमें क्यों मानना है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मान लो हमने मान लिया कि भगवान ने की है। हमने मान लिया कि हम लोगों ने आपस में पहले उसकी उत्पत्ति की थी, क्योंकि हमें सुख शांति से रहना है, इसलिए सरकार का होना आवश्यक है। और सरकार अब लेजिटिमेट है, सरकार वैध है, वो इल्लीगल सरकार तो है नहीं, इसीलिए उसकी बात को हमें मानना है। ठीक है, तो क्या है और क्यों है, इसका आंसर हमें मिल गया। लेकिन किस सीमा तक हमें उनके दायित्वों को फॉलो करना है, तो हमने ये भी देख लिया कि कानूनी तौर पर नैतिक रूप से हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को लगता है कि कानून सही नहीं, तो वो आंदोलन का सहारा ले सकता है। मतभेद होने पर वो कानून को तोड़ सकता है या कानून का पालन करे वो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। डिफ़िकल्ट था थोड़ा-सा, टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं था, एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट था, बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी आ रहा था, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था वीडियो बना पाना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो में। लेकिन उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी नहीं आया तो मैं यही करूँगा, तो अगर आपको रटना भी पड़े, 2 बार वीडियो देखनी पड़े तो 2 बार देखो, 2-3 बार वीडियो देखकर इस टॉपिक को पूरी तरह अपने माइंड में सेव करो। यही सबसे अच्छा वे है, और जितनी भी बातें यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप लिख कर आओ, सारी चीज़ें आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, ये जितना आपको पढ़ाया राजनीतिक दायित्व में वो सारा का सारा आप लिख कर आ जाना, जितना लिख सकते हो उतना। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।